हेलो दोस्तों। आज जो है हम बात करने जा रहे हैं सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू रिटन एग्जामिनेशन। मतलब सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा के बारे में। इसके साथ ही हम जो है जो आंगनवाड़ी की पर्यवेक्षक होती है, तो उनका कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। तो अगर आप जो है वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 2015 के अंदर जो आंगनवाड़ी की पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था उसके अंदर भी यही सिलेबस जो है वो लिया गया था। तो इन दोनों परीक्षाओं का सिलेबस अब तक तो है वो सेम ही है, तो हम यही मानकर चल सकते हैं कि इस बार भी जो है वो सिलेबस सेम ही रहेगा। तो हम सिलेबस पर जो है आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप देखिए कि सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू रिटन एग्जामिनेशन बता रखा है कि आपकी लिखित के अंदर परीक्षा होगी। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि क्या इसमें इंटरव्यू भी होता है, तो जी नहीं, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ना इस परीक्षा में होता है और ना ही जो आंगनवाड़ी की पर्यवेक्षक होती है उनके लिए इंटरव्यू होता है। उसके बाद में है हम आगे जो है बात करते हैं। आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगी। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 40% है, इतना तो होना ही चाहिए। उसके बाद में अगर हम जो है सिलेबस की बात करें। हाँ जी। तो आप जो है वो देख सकते हैं कि अपने राजस्थान इंडियन एंड राजस्थान इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है एंड वर्ल्ड की हिस्ट्री है। इन तीनों की अगर हम मिलाकर बात करें तो कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। और टोटल जो नंबर है वो अपने कितने होंगे? उसके 30, यानी कि जितने क्वेश्चंस होंगे उनके डबल जो है अपने मार्क्स होंगे। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो आप है इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके 25 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी राजस्थान है और यहाँ पर भी राजस्थान है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेटेज जो है वो राजस्थान को दिया जा रहा है। अगर आप हिस्ट्री जब प्रिपेयर करने बैठे तो राजस्थान के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक्स है हम आगे देखेंगे कि सिलेबस बहुत ही जो है वेल डिफाइंड है। जो भी टॉपिक्स है उससे डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। इंडियन हिस्ट्री है तो वो भी आप देख सकते हैं कि इंडियन, वर्ल्ड और राजस्थान मिलाकर 15 क्वेश्चंस है। मतलब अगर आप इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर के बजाय, तो आपको कहीं ना कहीं आपके दूसरे कंपटीटर की तुलना में जो है आपको एडवांटेज नहीं मिल पाएगा, मैं यही कह सकती हूँ। उसके बाद में है हम आगे चलते हैं कि इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन राजस्थान। मतलब इंडियन पॉलिटी है और इंडियन इकोनॉमी, इन पे फोकस करना है आपको। लेकिन राजस्थान की जो पॉलिटी और इकोनॉमी है उस पर क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। किसके कंपैरिजन में? इंडिया की जो अपनी इकोनॉमी है और इंडिया की जो पॉलिटी है उसके कंपैरिजन में। और ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप राजस्थान के अंदर किसी परीक्षा का जो परीक्षा अगर कोई आयोजित करवाई जा रही है, तो ऑब्वियसली राजस्थान का जो पोर्शन है उसको ज्यादा वेटेज मिलेगा। तो ये आप जो है ध्यान रखिए। उसके बाद में यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आप कोई भी राजस्थान के अंदर किसी भी परीक्षा के अंदर अगर अपीयर होते हैं तो जनरली RSCIT का कोर्स तो मांगा ही जाता है कि ये आपने किया होना चाहिए। अगर आपने ऑनेस्टली सिंसियरली उसको अगर क्लियर किया है अच्छे नंबरों के साथ में और आपको बेसिक कंप्यूटर आता है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि यू विल स्कोर गुड इन दिस पार्ट, ठीक है। आगे हम चलते हैं। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड के कितने क्वेश्चंस होंगे? 20 क्वेश्चंस जो है वो हमारे यहाँ पर
होंगे। अब 20 क्वेश्चंस के अंदर आगे जो है हम सिलेबस देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे जो है वो फोकस ज़्यादा नहीं करना है। जनरल साइंस की बात करूं तो 20 क्वेश्चंस है। अब जनरल साइंस है, 20 क्वेश्चंस है, बट जनरल साइंस यानी कि क्या? तो वो हम इतना ही कर सकते हैं कि जो सिलेबस के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक मेंशन है, हम उससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी हमारी थ्योरी है, उसको हम मद्देनजर रखते हुए प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि अपने लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी। मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग यानी कि इतना यहाँ पर मैथ पर एम्फेसिस नहीं है। तो अगर आपकी मैथ वीक भी है, देन ऑल्सो यू कैन स्कोर गुड इन दिस एग्जाम। आगे चलते हैं, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश। इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि 20 क्वेश्चंस है, बट एक बहुत ही जो लेवल होता है, मैं कहूँगी कि मीडियम सा, बहुत ही इजी पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन कर रखे हैं। और आप अगर ब्रश अप भी करते हैं, बिल्कुल ओवरव्यू लेते हैं, देन ऑल्सो यू कैन स्कोर गुड। अब हम जो है पूरा अ, हर सिलेबस को जो है देखते हैं, हर सब्जेक्ट के, ताकि हम अच्छे से डिटेल में जान पाएं कि इतनी कम सीटें होने के बाद में भी हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हम पहला पेज जो है वो इंग्लिश में सिलेबस देखेंगे, क्योंकि हिंदी में सिलेबस सही से मेंशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं। अभी इसके अंदर क्या है ना कि आप देख सकते हो कि मेजर लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मेजर डायनेस्टी, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम, सोशल कल्चरल इश्यूज। आप क्या करिए ना, ऐसे टॉपिक जहां भी आते हैं ना जो थोड़ा वेग होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होते हैं, उनको आप लास्ट प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, ऐसे टॉपिक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, आप सिर्फ जो है उनको देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप देखिए, वो यहाँ पर आपको ज्यादा आउटपुट कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट, रोल ऑफ राजस्थान इन रिवोल्ट ऑफ 1857। अब जब ऐसे टॉपिक होते हैं ना कि 1857 की क्रांति, तो इसके अंदर क्या है, अब ये स्पेसिफिकली आपको यहाँ पर मेंशन है। जब स्पेसिफिकली टॉपिक मेंशन होता है तो कोई भी जो भी पेपर बनाते हैं, आपको भी अगर पेपर बनाने को कह दे तो अब देखिए बहुत इजी हो जाता है, जो चीज हमारे सामने है वहां से क्वेश्चन बनाना। आपने कोई भी और भी अदर एग्जाम अगर दे रखे हैं तो आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति से क्वेश्चन वो ले लेते हैं जनरली। आपको क्या करना है ना, ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद में आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स हो रखे हैं, आपको वो प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद में आपको जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि आपने कितना जो है रिटेन कर लिया है इनको को। अगर आप भूल रहे हैं तो इसका मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है। आगे हम देखते हैं कि ट्राइबल एंड पीसेंट मूवमेंट इन राजस्थान। ठीक है, जो अपने जनजातीय आंदोलन है तो इतने कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड से है। ये भगत है, एक ही है, इस टाइप से है, जो कि अपने बहुत ही कम है। प्रेजामेंटल मूवमेंट है, तो प्रेजामेंटल मूवमेंट के अंदर आप ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कि कौन से एरिया के अंदर कौन जो है लीडर थे, और ऐसी कुछ बेसिक सी चीजें जो है वो आप ध्यान में रख सकते हैं प्रेजामेंटल के बारे में। पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर आपको पता ही है जितने भी चरण थे उनको हमें जो है वो ध्यान में रखना है, और उनकी डेट्स जो है वो मेंशन हमें करनी है। इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो है अगर हम बात करें कि इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड, तो इसके अंदर क्या है कि अपने कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, आपको क्या करना है ना कि जैसे अगर मैं बात करूं कि मुगल पीरियड है, तो उस समय की जो भी फेमस लिटरेचर है उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जहांगीर के टाइम पे कौन जो है अच्छे चित्रकार थे, शाहजहां है तो उन्होंने कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई थी, कोई ज्यादा बहुत ही ज्यादा फेमस बुक जो उनके टाइम पे लिखी गई। ऐसी चीजें हमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि इतना हमें वेटेज मिल नहीं रहा है। ठीक है, नंबर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर अगर हम देखें तो जो बहुत ही फेमस फेमस चीजें हैं ना उनका हमें ओवरव्यू लेना है और उनको हमें कंडस्ट करना है। उसके बाद में फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसकी स्टेजेस हमें ध्यान में रखनी है। एक आपको क्या करना है कि कौन सा इवेंट कब हुआ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले हुआ या फिर होम रूल आंदोलन है वो चला या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, अगर मैं इन चारों की आपको सीक्वेंस दे देती हूँ, ठीक है, वो आपको ऐसी चीजें ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज आपको अगर मैं बोलूँ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है तो उसके अंदर लीडर्स कौन से थे, ठीक है, कौन कौन से लोग थे जो उससे जुड़े हुए थे, कोई भी मूवमेंट है, कोई भी आंदोलन है, वो शुरू क्यों हुआ था, वो खत्म क्यों हुआ, ठीक है, तो इन सब चीजों को उस जब वो आंदोलन चल रहा था तो क्या कोई पर्टिकुलर कोई किताब लिखी गई या फिर कोई गीत है वो गाया गया, ठीक है, अगर कांग्रेस है तो उनके जो है मीटिंग्स कोई इंपॉर्टेंट हुई हो, कोई उनके इंपॉर्टेंट जो है वो प्रेसिडेंट रहे हो, अध्यक्ष रहे हो, कांग्रेस या फिर कोई भी उस टाइम है कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उससे दो गुट बने हो, कोई नई पार्टी बनी हो, उनका अध्यक्ष, उनका सचिव, ये सब चीजें जो है वो हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है। या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है वो शुरू कहां से हुआ है, ये हमें ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अपने है सोशल एंड रिलीजियस reform movement in the 19th and 20th century, post independence consolidation and reorganization of the country। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर आपको अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं तो राजा राम मोहन रॉय। अभी आप क्या करिए कि जैसे ये एक व्यक्ति है, अब आप इनके बारे में जो है क्या करेंगे, इन्होंने जितनी भी इंपॉर्टेंट किताबें लिखी, ठीक है, वो आप ध्यान में रखेंगे। उनकी किताबें जो है वो किस चीज पर बेस्ड थी, मान लो कोई पर्टिकुलर किताब है वो मूर्ति पूजा के विरोध में है, कोई पर्टिकुलर बुक है वो वुमेन की एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, कोई महाराष्ट्र के कोई पर्टिकुलर आदमी है और उन्होंने क्या करा है कि महिलाओं के शिक्षा के लिए जो है कोई संगठन बनाया है, या फिर कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने जो है उस समय जो ब्राह्मण है उनके जो भी अत्याचार थे उनके विरुद्ध में कोई जो है आंदोलन चलाया है, केरला साइड में कुछ इस टाइप का। तो क्या होता है ना कि कौन से हमें इंडिया के पर्टिकुलर मेजर रीजन जो भी है वो ध्यान में रखने हैं कि महाराष्ट्र है तो वहाँ कौन इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, केरल है तो केरल के अंदर कौन है, राजस्थान है तो राजस्थान में कौन है, क्या वो कर रहे हैं, क्या उनकी किताबें इंपॉर्टेंट है, कौन सा उनका संगठन है और क्या उनकी आइडियोलॉजी है, ठीक है, विचारधारा क्या है, ये सब चीजें जो है हम थोड़ा सा अगर ध्यान में रखेंगे तो वी कैन स्कोर गुड, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो इसी के अराउंड जो है सर्कुलेट होते रहते हैं। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड। ओके,
ओके, ये रेनेसा है। रेनेसा मतलब क्या? पुनर्जागरण, ठीक है। अब पुनर्जागरण के अंदर अगर आप इस टॉपिक को तैयार कर रहे हैं ना, तो बेसिक सी चीज़ है कि पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, ठीक है? इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? इस भाषा का है ये, ठीक है? इसको दूसरी भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, ठीक है? इसकी शुरुआत हुई क्यों? या इसके प्रभाव थे? इस समय जो है, इस चीज़ को जो है केंद्र पे रखा गया, ठीक है? जो हमारी इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ थी, वो उस समय कौन-सी थी? अगर मैं बात करूँ जैसे मानववाद है, तो इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई अगर मैं ऐसे बोलूँ? कौन-सी उस टाइम पे फैमिलीज़ थी जिनका सबसे ज़्यादा इसके अंदर योगदान रहा? कौन-सी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी जो रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण टाइम पे जो है बनाई गई? कौन-सी ऐसी किताबें थी जो इस समय में लिखी गई? कौन से ऐसे थिंकर्स थे जिनकी आइडियोलॉजी ने इतना प्रभाव डाला कि पुनर्जागरण जो हम आज इतने वर्ष बाद में भी किताबों में पढ़ रहे हैं और जो है ये हमें सौभाग्य जो है मिला। तो बिल्कुल आपको ऐसे थिंकर्स को जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप देख सकते हैं रेनेसा कॉज़ एंड इम्पैक्ट कि इसके कारण क्या थे और प्रभाव क्या पड़े। तो आपको इन सब में ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। इफ आई टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के अंदर आपको क्या जो है वो ध्यान में रखना है कि कहाँ हुई, ठीक है? इंग्लैंड में हुई तो इंग्लैंड में ही क्यों हुई, ठीक है? कौन-कौन सी चीज़ें थी जिसके कारण हमने जो है इसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखनी है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। आपको कुछ जो भी इन्वेंशंस हुए वो इन्वेंशंस किसने किए, आविष्कार है किसने किए, वो आपको ध्यान में रखना है। हमसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें कि इसके क्या कारण थे और क्या प्रभाव थे। सिंपल एकदम डायरेक्ट टॉपिक मेंशन है, आपको इसी तरह से ही प्रिपेयर करना है। उसके बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन है, सेम वे फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर है, सेम वे यू हैव टू प्रिपेयर दिस, ठीक है? प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध है, लीग ऑफ नेशन एंड यूएनओ। अभी क्या होता है ना जैसे पिछली बार उन्होंने क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए थे संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जो है उससे रिलेटेड पूछ लिए थे। तो 2-3 क्वेश्चन आए थे और वो सारे उन्होंने एक से ही पूछ लिए थे, ठीक है? अब हमें क्या है कि हम अब रिस्क नहीं ले सकते हैं कि ओके ठीक है ये जो यूएन वाला है वो ये मैं नहीं करूँगा या फिर करूँगी, ठीक है? या फिर जो है मैं तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी। मतलब ये है कि यू कांट टेक रिस्क जब इतनी कम सीटें हो तो। आपको हर टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर वेल क्यों? क्योंकि एक ही टॉपिक से जो आपने छोड़ा अगर उसी से ही उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए तो देन यू आर फिनिश्ड, ठीक है? उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि अपने आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान की बात की गई है। इस पोर्शन को बहुत ज़्यादा वेटेज मिला हुआ है। तो हमारी स्टडी का टाइम एलोकेशन जो हम करते हैं वो भी इस पोर्शन के लिए ज़्यादा होना चाहिए। बात करते हैं देखो कालीबंगा, आहट, बागोर, गणेश्वर, बालाथल, बैराट। बहुत ही अगर आपको बात करूँ अगर कालीबंगा है, मतलब मुश्किल से 10 लाइनें होगी जिससे जो है क्वेश्चन आता है। उन्हीं को आपको बार-बार रिवाइज़ करना है। अगर आहट है तो आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 10 या 15 लाइनें हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। हार्डली 6 है क्वेश्चन तो इन्हीं से आना है। हो सकता है 2 या 3 भी आ जाए क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद में फोर्ट एंड मॉन्यूमेंट है, तो इसमें जो है जो इंपॉर्टेंट अपने हैं यूनेस्को वाली लिस्ट वाली वो हम याद कर सकते हैं, ठीक है? और इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ राजस्थान लिटरेचर लोकल डायलेक्ट्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो भी आपको राजस्थानी लिटरेचर की जो भी ये मैं करवा दूँगी, जो भी अपनी इम्पोर्टेंट लिटरेचर है मतलब किताबें हैं लिखी हुई हैं किन राइटर्स की है वो ट्रिक से आप या फिर कैसे भी जो है वो याद कर सकते हो। बहुत ही 50 तो मैं नहीं कहूँगी, आई थिंक 25 से 30 जो है वो बार-बार उनका रिपीटिशन होता है। तो इफ यू डू दैट देन यू आर मतलब नथिंग टू वरी, यू विल मैनेज। देन उसके बाद में जो है ये जो लोक देवता है, संत है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, लीडिंग पर्सनैलिटी है। आगे बात करते हैं पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी आपको पता होगा कि एक ही सोर्स है उसका तो लक्ष्मीकांत, ठीक है? और इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत ही लिमिटेड इंडियन इकोनॉमी का या फिर राजस्थान इकोनॉमी का आई वुड से कि इतना वेटेज नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से आते हैं? इंडियन पॉलिटी से आएँगे और दूसरा अपने राजस्थान की पॉलिटी से आएँगे। जब आप राजस्थान की पॉलिटी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं उदाहरण देती हूँ कि अगर आप जो है आपका टॉपिक है चीफ मिनिस्टर, ठीक है? मुख्यमंत्री अगर आपका टॉपिक है, आपको क्या करना है कि हमारे जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं कि पहले निर्वाचित कौन से थे, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा मतों से वोट जो है विजेता कौन रहे, कौन है वो सबसे ज़्यादा बार रह चुके हैं, कौन है वो सबसे लंबे समय तक रह चुके हैं, पहली महिला मुख्यमंत्री या फिर अगर आप जो है अपने जो अगर मैं किसी और टॉपिक की बात करूँ, जैसे गवर्नर की बात करूँ, ठीक है? तो गवर्नर के अंदर पहली महिला गवर्नर कौन थी? या फिर कोई आयोग है, ठीक है? अपने जैसे कोई भी आप आयोग देख लो, जैसे आरपीएससी है, तो अगर मैं आरपीएससी की बात करूँ तो भई इनके पहले चेयरमैन कौन थे? ठीक है? सबसे लंबे समय के चेयरमैन कौन थे? ठीक है? आरपीएससी है ये बनी कब? उसके बाद में अगर ये पहले कहीं और थी तो बाद में उसका जब दूसरी जगह पे स्थानांतरण हुआ, तो वो कब हुआ? ठीक है? उन डेट को आपको याद रखना पड़ेगा। या इनसे संबंधित कोई आयोग है, आपको उस आयोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। या कोई महिला पहली अध्यक्ष रही, अगर थी तो कौन थी? उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनका नाम आपको ज़रूर कोई भी आयोग है, महिला का नाम तो 100% याद रखना ही है कि फर्स्ट कौन थी। आपको इस तरीके से जो है ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं सो दैट यू कैन स्कोर गुड इन दिस। ठीक है, तो आगे जो है हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का अच्छा खासा वेटेज है। आप इसमें थोड़ा-सा भी अगर एम्फेसिस करते हैं, तो आपको जो है काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर बेसिक कंप्यूटर इन्होंने पहले से ही मेंशन कर रखा है, ठीक है? आप परिचय, विशेषताएँ, प्रयोग एवं प्रकार इनको जो है जैसा लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर उससे बाहर तो आप जाने की कोशिश करें ही ना। दूसरी बात ये कि कोई भी टॉपिक है आपको उसमें पीएचडी नहीं करनी है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि हार्डवेयर है, ठीक है? इनपुट है, आउटपुट डिवाइस है, इन्होंने दे दिया। अब आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हार्डवेयर अगर आप टॉपिक थ्योरी कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको 10 लाइनें जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको आनी चाहिए। कोई भी पूछे कि हार्डवेयर क्या है? 10 लाइनें आप ध्यान में रखो, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा इन्होंने मेंशन किया है कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आपको पता होनी चाहिए 5 से 6 इनपुट डिवाइस कौन सी है और इतने ही नाम आपको पता होने चाहिए आउटपुट डिवाइस के। उसके बाद में आप क्या करें, यू कैन गो टू गूगल और उसके बाद में जो है आप ऐसे मेंशन वहाँ पर जो है सर्च करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। वहाँ पर आपको मिलेंगे, आप उनको सॉल्व करिए। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं इसका मतलब कि आपकी तैयारी एक लेवल पर है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आपको और मेहनत करने की जरूरत है। परंतु अगर आप इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस इनका मतलब जाने बिना, इन डिवाइसेस के नाम याद किए बिना सिर्फ कंप्यूटर पर आप पीएचडी करके बैठ गए हैं कि मैं तो मतलब वो वायर है कौन सी कहाँ लगेगी ये सब, इसका मतलब आप पहले ही लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। तो आपको ये नहीं करना है। उसके बाद में उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। आपको पहले से ही बता रखा है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, तो आपको इससे क्वेश्चंस जो है बहुत ही लिमिटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 करने होंगे, उनको याद करना है और उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं मोस्टली। अगर मैं राजस्थान, भारत और विश्व का भूगोल की बात करती हूँ, तो अपने जो विश्व का भूगोल है, आप देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन नहीं है कुछ भी विश्व के भूगोल के अंदर। उन्होंने भौतिक विशेषताएं बताई है, बाद में पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे बताए हैं। इसमें आप देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका ओज़ोन पे क्वेश्चन बन जाएगा या फिर जो है अपनी एसिड रेन है, उसपे क्वेश्चन बन जाएगा और कुछ जो है अपने पेरिस एक्ट है या फिर ये लिमिटेड 3-4 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बन जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद में जो है बायोडायवर्सिटी है, तो इसमें बस जो अपनी अल्फा, बीटा, गामा है वो कौन सी डायवर्सिटी होती है, इस टाइप से 3-4 क्वेश्चन है लिमिटेड, वही बार-बार रिपीट होते हैं। अभी जैसे मुख्य भौतिक विशेषताएं हैं, इसमें आप ये ध्यान में रख सकते हो कि आप जो भी कंट्री है उसके अंदर फेमस जो भी माउंटेन्स है, प्लेट्यू है यानी कि पर्वत, पठार और डेजर्ट और बहुत फेमस अगर रिवर है तो ये आपका क्या है कि अगर आप एटलस में करेंगे मैपिंग करेंगे तो आपका 4 से 5 घंटे के अंदर प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपसे वो भी नहीं होता है
तो आप महेश मनवाल की बुक के अंदर एक टेबल बनाकर जो है वहाँ पर समरी लिखी हुई है, उस समरी को जो है आप याद कर सकते हैं जो फेमस है। हार्डली 5 से 6 पन्ने होंगे, एक पर्वत का, एक पठार का और एक नदियों का और एक डेजर्ट का, 4 पन्ने होंगे और इन 4 पन्नों से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंदर भी उन्होंने सेम बताया है भौतिक विशेषताएं, तो इसके अंदर आपको पर्वत, पठार, डेजर्ट इन सब का ध्यान रखना है कौन से कहाँ है। राजस्थान के अंदर कृषि है, कृषि के अंदर आप देख लीजिए कोई भी फसल है उसमें अपने राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो पशुपालन के अंदर क्या संख्या है, कौन से नंबर पे है और ये सब जो है हमें ध्यान में रखना है। खनिज की अगर मैं बात करूँ तो लोहा जो है, कोयला, खनिज तेल, गैस, इन सब के बारे में आपको रीजन ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और रीजन के साथ में कि अगर राजस्थान है तो कौन से पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में क्या कोई नई साइट डिस्कवर हुई है उसके बारे में ध्यान में रखना है, तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे वहां से। और राजस्थान का इंडिया के अंदर कितना योगदान है, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास है, तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छा ये भारत का भूगोल के अंदर है खनिज, तो जो अपने भारत के अंदर जो कौन सी राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। एक इनके अयस्क जो होते हैं ना उनपे क्वेश्चन आ जाता है। एक इनकी प्रमुख जो है उत्पादन कहाँ होता है और भंडार कहाँ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। बाकी कुछ खास नहीं बनता है इधर। प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास, आप ध्यान रखिए कि कौन से उद्योग की स्थापना किसी दूसरी कंट्री की हेल्प से हुई। जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि बोकारो है, ठीक है, तो भाई इसकी स्थापना किस कंट्री की हेल्प से हुई, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अपने उद्योग है तो कौन से उद्योग जो है वो अपने स्वतंत्रता से पहले के हैं, कौन से बाद के हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला उद्योग जैसे किसी भी चीज का है वो कहाँ पर लगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हम चलते हैं, अगर राजस्थान की मुख्य परिवहन है और तो इसमें जो है परिवहन मार्ग, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। आप उत्तर दक्षिण गलियारा है, पूर्व पश्चिम है, इन सब का थोड़ा ध्यान रखिए। नेशनल हाईवे है, ज्यादा से ज्यादा 10-12 क्वेश्चन है, वही बार बार पूछते रहते हैं। राजस्थान का भूगोल है, भाई राजस्थान के बारे में तो आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए, ठीक है। राजस्थान की ज्योग्राफी है, इससे थोड़ा डीप में क्वेश्चन जा सकता है। जनसंख्या है, ये तो आपको अब तक रेडी होनी चाहिए, हर पेपर में पूछते हैं। सिंचाई परियोजनाएं है, वही वो जो ट्रिक है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और जलवायु है वो भी आपने बहुत सारी वीडियोस में देखी होगी, सुभाष चरण सर की या फिर इस टाइप से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और यही है। सामान्य विज्ञान की बात करती हूँ। सामान्य विज्ञान जो है इतनी भी सामान्य नहीं है, मतलब आप पहली वाली लाइन को सबसे पहले मैं कहूंगी कि छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि वेग है, सामान्य तो सारी चीजें सामान्य ही है ना। तो स्पेसिफिक है, उस पर फोकस करो। स्पेसिफिक क्या है कि मानव शरीर, भोजन एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल। अब इसके अंदर भी जो है ना भोजन एवं पोषण पे ध्यान रखो। पोषण से यार लिमिटेड अपने एक डेढ़ में इसका मटेरियल होता है, उसको पढ़ लो खाली। ये अपने शारीरिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये आप 10th क्लास एनसीईआरटी देखो तो उसमें मेंशन है, उसमें जो उदाहरण है उनको ध्यान रखिए कि कौन सा केमिकल चेंज है कौन सा नहीं है, और वो आपको उदाहरण देके पूछ सकते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन है या फिर दूसरा है। धातु एवं अधातु आपको पता होना चाहिए, धातु कौन सी है, अधातु कौन सी है, उनके नाम आपको जो है वो याद होने चाहिए, उससे क्वेश्चन बनते हैं। उनके प्रमुख कंपाउंड्स योगिक 10th क्लास एनसीईआरटी यू कैन फाइंड देयर। उसके बाद में जो है मानव मस्तिष्क है, तो कितने 3-4 जो है मतलब कि सिंपल सिंपल चीजें बता रखी है। उसके पार्ट्स के बारे में देख लो, कौन सा पार्ट है वो, उसका क्या फंक्शन होता है। जैसे अगर मेरी बॉडी बैलेंस कर पा रही है तो ये अपने मस्तिष्क के किस जो है भाग का कार्य है, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है तो। मानव रोग है, ये आप ट्रिक से याद कर लीजिए। विषाणु जनित कौन से हैं, मतलब वायरस वाले, बैक्टीरिया वाले, प्रोटोजोआ वाले, याद कर लीजिए। एक पेज पे लिख लीजिए, जनरली क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, ठीक है, कि कौन सा ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किसकी वजह से हुआ है, वो भी आप साथ में लिख लीजिए और बहुत इजी होते हैं, याद हो जाते हैं, वरना उसको ट्रिक से याद कर लीजिए। पाचन एवं उत्सर्जन संस्थान का प्रारंभिक ज्ञान, बेसिक्स आप कर लीजिए, ज्यादा कोई खास नहीं है, 10th की एनसीईआरटी से देख लीजिए। उसके बाद में अगर आपको टाइम मिले सारा करने के बाद में तो ये सामान्य विज्ञान की धारणा है, इसकी तरफ जाना और एनसीईआरटी पढ़ते रहना। विटामिन है, विटामिन के बारे में क्या है, कौन सा विटामिन है, ठीक है, विटामिन होते क्या है और इनकी कमी से होने वाले रोग क्या है। इन्होंने साफ ही बोल रखा है कि कमी से होने वाले रोग है और विटामिन का प्रकार है। एक पेज का है, सारे विटामिन जो है आप लिख लीजिए एक साइड में और दूसरी तरफ जो है रोग लिख लीजिए, हो जाएगा। उससे बाहर क्या ही जाएगा, विटामिन साफ साफ लिख रखा है, दो क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे। रक्त का संगठन एवं रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसका ये ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप वाला है उसको ब्लड दे सकता है, वो आपको 4 ऑप्शन में मिल जाएंगे और ये बेसिक सी चीजें हैं। तो आपको ब्लड ग्रुप जो है वो तो फाइंड आउट करना आना चाहिए। दूसरा ये हो सकता है कि कोई बच्चा है और पैटर्निटी वाला जो है डिस्प्यूट हो रहा है कि ये बच्चा हमारा, ये हमारा, इस टाइप से उनका ब्लड ग्रुप ये है, अब आप बताइए कि कौन से कपल का ये बच्चा हो सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कई बार। उसके बाद में जो है रक्त का संगठन आपको पता होना चाहिए कि रक्त के अंदर वो किसी से मिलकर बना होता है, किसी का क्या परसेंटेज होता है, रक्त का किससे बनता है, कौन रक्त के अंदर का नहीं बनने देता है, ठीक है, ये अपने हो गया। उसके बाद में जो है ये बहुत ही सिंपल सा है आगे, जो तार्किक ज्ञान बहुत ही सिंपल सा है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे देंगे, कथन दे देंगे और आपको निष्कर्ष जो है वो निकालना है, ठीक है। मानसिक योग्यता आप देख सकते हैं कि अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, इतना ही दे रखा है। बाकी बहुत ही जो है बेसिक जो मैं बोलूँ कि लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है, तो इसको अगर आप इग्नोर करते हैं तो इसका मतलब जो है आप लिस्ट से बाहर है, बिकॉज़ ये बहुत बेसिक है। साधारण ब्याज और इन सब के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो एसआई के क्वेश्चन पेपर्स है ना उनको सॉल्व कर लीजिए। वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि उसकी संख्या बदल के या फिर कुछ और थोड़ा बहुत चेंज करके पैटर्न वही रहता है, वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर जो है आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए। टेंस है कि वही जो कि 10th 9th में पढ़ते थे, थोड़ा सा ब्रश अप करने की जरूरत है। इफ यू डू द रिवीजन यू कैन स्कोर वेल इन दिस, ठीक है। वर्ब एग्रीमेंट है, अब सेंटेंस कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट वर्ब, इतना तो पता होना ही चाहिए। फिर ये सिनोनिम एंटोनिम प्रयावाची शब्द विलोम शब्द थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बाकी आपको ऑप्शन देख के वहाँ पे याद आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट है नहीं, ये तो बहुत ईजी है। हिंदी है, हिंदी तो वो सेम ही है। आप टॉपिक देखिए, संधि असंधि विच्छेद है, थोड़ा थोड़ा संधि के बारे में। संधि में अगर आपको दिक्कत होती है ना तो एक वीडियो आई यूज्ड टू प्रिपेयर सुभाष चरण सर की है, बहुत ही छोटी सी वीडियो है और सर ने ट्रिक से याद करवा रखा है। 25 मिनट की वीडियो है, अगर आप उसको याद कर लेते हैं ना, इससे आपका क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इजी आते हैं और उस वीडियो से कवर हो जाएंगे। बाकी जो है आप शब्द शुद्धि वगैरह का ये सब थोड़ा ध्यान रख लेना, वो तो आपको आप ऐसे मानिए कि मैं एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, बट ऐसे इंसान की अगर आप नहीं कुछ लिखते हैं तो उसमें तो गलती हो तो फिर थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। ये था सिलेबस एंड मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने इतने अच्छे नंबर जो है इस परीक्षा में कैसे प्राप्त किए और इतने कम टाइम में मैंने कैसे तैयारी की थी, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, क्या मैंने बुक लिस्ट यूज करी थी और कैसे आप जो है इसके अंदर और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट अस नो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।